उत्तर प्रदेश कानपुर रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर एक डस्टबिन रखी हुई है। वहां पर चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है और उस डस्टबिन के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। देखने से लग रहा है कि यह कोई भिखारी है, क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल मेले कुचले फटे पुराने कपड़े यह साफ साफ दर्शा रहे हैं कि यह कोई भिखारी है और यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा है। यह व्यक्ति उस डस्टबिन के अंदर से कुछ खाने का सामान ढूंढ रहा है और उस डस्टबिन के अंदर से खाली बोतलों को उठाता है और उनके अंदर का लिक्विड पीने की कोशिश कर रहा है। इस सभी नज़ारे को एक रेलवे पुलिस का जवान बैठकर देख रहा था, जिस जवान की ड्यूटी उसी प्लेटफॉर्म पर थी। उसके बाद जैसे ही वो उसको इस तरह से करते हुए देखता है तो यह रेलवे की कैंटीन पर जाता है और वहाँ से एक पानी की बोतल खरीदता है और लाने के बाद उस व्यक्ति को दे देता है। अब यह व्यक्ति उस बोतल को लेता है और खोलकर पूरी बोतल को एक साथ में पी जाता है। पीने के बाद वो उस पुलिस के जवान का धन्यवाद करता है और उससे कहता है कि थैंक यू सो मच सर। अब जैसे ही पुलिस वाला उसके मुंह से अंग्रेजी के वर्ड सुनता है और इतना अच्छा बोलने का उसका लहजा था तो एकदम से परेशान हो जाता है और गहन सोच विचार में पड़ जाता है। पहले तो वो सोचता है कि हो सकता है वो कोई सीबीआई ऑफिसर है और यहाँ पर किसी केस को सॉल्व करने के लिए इस तरह का भेष बना रखा है। लेकिन जब वो उसके शरीर को गौर से देखता है तो देखने से प्रतीत हो रहा था कि मानो इसको 3-4 महीने से कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला हो। इसके बाद उससे नहीं रहा जाता और यह उससे पूछने लगता है कि अरे भाई तुम हो कौन जो तुम्हें इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है। उसके बाद वो व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम रणबीर सिंह है और मैं फलानी जगह का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और इसी वजह से मैं इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। उसके बाद पुलिस वाला कहता है कि अगर तुमने ग्रेजुएशन कर रखी है, अच्छा खासा पढ़ना लिखना तुझसे आता है, तो तू यहाँ पर ऐसे क्यों दौड़ रहा है। तो यह व्यक्ति कहता है कि इसके पीछे की भी एक अलग ही कहानी है जो थोड़ी लंबी है, उसको सुनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद यह पुलिस वाला उसको रेस्ट रूम में ले जाता है और वहाँ जाने के बाद उसके लिए खाना ऑर्डर करता है और यह व्यक्ति बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद उससे कहता है कि अगर आपको फ्रेश वगैरह होना है फ्रेश भी हो सकते हो और उसके बाद मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनना चाहूँगा, क्योंकि पुलिस वाले के मन में उसके बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठी थी और इसी वजह से वह अब उसकी पूरी कहानी जानना चाहता था। खाना खाने के बाद यह व्यक्ति अपनी कहानी बताने लगता है। यह अपने गांव के बारे में बताता है और बताता है कि हमारे परिवार में मैं और मेरी माँ केवल 2 ही सदस्य हैं। मेरे पिता की मौत काफ़ी दिन पहले किसी बीमारी के चलते हो गई थी और मैं ही अब अपनी माँ का ख्याल रखा करता था। यह कहानी है आज से 2 साल पहले की, यानी कि 2022 में रणबीर सिंह अपने घर में माँ के साथ रहा करता था। उसने ग्रेजुएशन कर ली थी और उसके बाद उसकी माँ उसकी शादी की राह देखने लगती है और मन ही मन बड़ी खुश हुआ करती है कि इसकी शादी हो जाएगी तो इसकी पत्नी घर में आ जाएगी और एक सदस्य और बढ़ जाएगा। इसी तरह से एक दिन रणबीर अपने घर से शहर जाता है। उसके गांव से शहर लगभग 8 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पर यह कुछ एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया था, क्योंकि घर में किसी सामान के लिए ज़रूरत थी। अब बाज़ार जाकर एटीएम से पैसे निकाल लेता है और पैसों को निकालने के बाद वापस अपने घर आने के लिए किसी सवारी का वेट करने लगता है। वो गांव के अड्डे पर खड़ा हुआ था तो वेट कर रहा था कि कोई बाइक वाला आ जाए या कोई ऑटो वाला आ जाए या फिर कोई कार वाला आ जाए। ये सभी सवारियों को हाथ देता है तो कोई नहीं रुकता है। तभी एक गाड़ी उसे आती हुई दिखाई देती है। वो उस गाड़ी को हाथ देता है और वह गाड़ी वाले वहाँ पर रुक जाते हैं।
रुकने के बाद वो उन लोगों से लिफ्ट मांगता है और वो लोग भी उसे इशारा कर देते हैं। गाड़ी में बहते हुए उन लोगों से कहता है कि थोड़ी आगे मेरा गांव है, मैं यहाँ पर उतर जाऊँगा। अब इसके बाद रणबीर देखता है कि उस गाड़ी के अंदर 3 लोग हैं और वो अलग ही भाषा में बात कर रहे थे। वो भाषा ना तो हिंदी थी और ना ही इंग्लिश थी, तो रणबीर की वो भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और वो लोग बैठे बैठे कुछ खा रहे थे, तो खाते हुए वो रणबीर की तरफ उस सामान को करके उसकी तरफ इशारा करते हैं और इसके बाद जो रणबीर होता है उस सामान में से थोड़ा सा खा लेता है। जैसे उस सामान को खाता है तो थोड़ी देर के बाद उसे नशा हो जाता है और वह एकदम से बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो एक टॉयलेट में बंद था। वहाँ से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी, तो वो सीखने सिलाने लगता है। कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से, और मैं कहाँ पे बंद हूँ और कहाँ मुझे रख दिया है। उसके पास ना तो उसके पैसे थे जो उसने एटीएम से निकाले थे, ना ही उसका मोबाइल फ़ोन था और ना ही उसके पास कोई पहचान पत्र था। जब वो ज़्यादा शोर शराबा मचाता है तो एक व्यक्ति बाहर से आता है। यह दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़े खोलने के बाद रणबीर पर पिटाई लगाने लगता है। उसको तब तक पीटता है जब तक वो चुप न हो जाए। रणबीर उससे बहुत बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति अलग ही भाषा में बात कर रहा था, जो भाषा रणबीर की बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। और जब रणबीर बोलने से बंद हो जाता है तो वो व्यक्ति दोबारा से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब रणबीर बड़ा ही परेशान हो जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ और कौन ये लोग हैं जिनकी भाषा भी मुझे समझ में नहीं आ रही। वो ऐसे असमचम में पड़ा हुआ था, लेकिन तभी एक बार फिर से उसी टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है और खुलने के बाद उस व्यक्ति के हाथ में अब एक इंजेक्शन था। उस इंजेक्शन को रणबीर को लगा देता है। अब उसे जैसे इंजेक्शन लगा था तो उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है और इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तो शाम का समय हो गया था और यह एक खाली से कमरे में बंद था और उसे भूख भी लग रही थी। तो वो दरवाजे को बजाने लगता और कहने लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दे दो। तो बाहर जो व्यक्ति जिन्होंने उसे बंद कर रखा था वो एकदम से उस दरवाजे को खोलते हैं और खोलने के बाद उसमें पिटाई लगाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी रणबीर की भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो व्यक्ति भी कुछ उससे कहते थे तो वो चीज़ भी रणबीर की समझ में नहीं आ रही थी। तो उसी वजह से फिर से वो व्यक्ति उस पर पिटाई लगाने लगता है और एक बार फिर से उस व्यक्ति का मुंह सूप कर देता है। अब वो चुपचाप उस कमरे में सेमा सा बैठा रहता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खुलता है और इसके खाने के लिए थोड़ा सा खाना आ जाता है। अब रणबीर उस खाने को खाते हैं, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और वो सोच कर परेशान है कि आखिर में कहाँ हूँ और कहाँ पहुँच गया और कहाँ पर आकर फंस गया हूँ। सारा कुछ उसे सपनों जैसा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी उसके साथ घट रहा था वो सारा कुछ हकीकत थी। इसके थोड़ी देर बाद एक बार फिर से दरवाज़ा खुलता है और वही व्यक्ति अपने हाथ में एक और इंजेक्शन लेकर उसके पास आता है और उसे नशे का इंजेक्शन लगा देता है। अब रणबीर पूरी तरह से बेहोश हो गया था और बेहोश होने के बाद वह वहीं उसी कमरे में पड़ा रहता है। दूसरे दिन सुबह होते ही सुबह कुछ व्यक्ति वहाँ पर आते हैं और उसे अपने साथ ज़बरदस्ती बिठाकर एक कंस्ट्रक्शन के काम पर ले जाते हैं। वहाँ पर उसके जैसे काफ़ी सारे और लोग भी थे। वहाँ पर जाने के बाद रणबीर को वहाँ पर उनके साथ काम करना पड़ता है और वो लोग उन पर निगाह रखे हुए थे कि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर ना चला जाए।
क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे लोग थे और उन सभी को भी शायद इसी तरह से लाया गया था। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होने लगता है। दिन के समय में वो उस बिल्डिंग में काम किया करता और शाम के समय में वो लोग उसको उसी कमरे के अंदर लाकर एक इंजेक्शन लगाकर सुला दिया करते। इसी तरह से काम करते हुए उसे लगभग 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद तक उसके ऊपर जो इंजेक्शन लगाए जा रहे थे उनका असर उसके ऊपर होना कम हो जाता है। इधर जो वो व्यक्ति थे वो भी अब उसको ज़्यादा पीता नहीं करते थे, क्योंकि रणबीर उनके बारे में समझ गया था कि अगर मैं ज़्यादा शोर मचाऊं तो ही ये लोग मुझ पर पिटाई लगाएंगे। अगर मैं चुपचाप इनके हिसाब से चलूँगा तो ये लोग मुझ पर पिटाई नहीं लगाएंगे। तो वो लोग भी रणबीर पर ध्यान देना कम कर देते हैं। और इसी तरह से जब इंजेक्शन का असर होना कम हो गया था तो एक दिन रात को उसकी आंखें खुल जाती है। अब जैसे ही रात को उसकी आंख खुली थी तो वो देखता है कि जिस कमरे के अंदर उसे बंद किया जाता था उस कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा है और वो लोग भी चैन की नींद से सोए हुए हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रणबीर वहाँ से दबे पांव निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों अब उनके पास और भी नए लोग थे जिनके ऊपर वो अच्छी तरह से ध्यान रखा करते थे। और वो लोग सोचते हैं कि अब तो ये हमारे पास ही रहता है, ये यहाँ से भाग कर जाएगा, अभी तो जाएगा कहाँ। तो रणबीर जैसे ही वहाँ से सूतता है तो इधर उधर पागलों की तरह भागने लगता है। लेकिन वो जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी, उन जगहों को बिल्कुल भी नहीं पहचानता और कहीं पर भी कई तरह के उसे बोर्ड दिखाई देते हैं, लेकिन उन बोर्ड पर अलग ही कोई लैंग्वेज लिखी हुई थी। धीरे धीरे ऐसे भटकता हुआ वो एक ट्रेन की पटरी पर पहुंच जाता है। अब जैसे उसे ट्रेन की पटरी दिखाई देती है तो रणबीर पढ़ा लिखा तो था ही, तो वो सोचता है कि क्यों ना इस ट्रेन की पटरी के साथ साथ चला जाए, कोई ना कोई स्टेशन होगा और वहाँ से मैं किसी ट्रेन को पकड़कर अपनी एरिया में पहुँच जाऊँगा। उस ट्रेन की पटरी के सारे चलते हुए वो सीधा सामने वाले स्टेशन पर पहुँच जाता है। रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद उसे अपनी लोकेशन का थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है कि वो इंडिया के किसी दूसरे हिस्से में है, जहाँ पर अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है और अलग तरह के ही लोग दिखाई देते हैं। इस स्टेशन पर भी उसकी लैंग्वेज समझने वाला कोई भी नहीं था। तो इसके बाद वो तय करता है कि यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूँ और ट्रेन से अपने एरिया में जाने की कोशिश करूँगा। लेकिन समस्या एक और थी, उसके पास एक भी पैसा नहीं था और बिना पैसों के वो रेल की यात्रा कैसे करेगा। लेकिन वो तय करता है कि उसे इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि यह जगह उसके लिए बड़ी खतरनाक थी। अगर उन लोगों को पता चल गया कि ये यहाँ से भाग गया है तो उसे ढूंढने के लिए वो इधर उधर जरूर आएंगे। अगर दोबारा से वो उनके हाथ लग गया तो उसके साथ क्या क्या होगा इस बात का अंदाज़ा उसे था। तो उसके बाद वो एक ट्रेन में सड़ जाता है और सड़ने के बाद कहीं टॉयलेट में सीपता है, कभी सोतों के नीचे सीपता है और सीपते वो ट्रेन में सफ़र करने लगता है। जब उसे भूख लगा करती तो वो उसी स्टेशन पर उतरकर वहाँ की डस्टबिन में खाना ढूंढकर खा लिया करता। अपने एरिया तक पहुँचने के लिए रास्ता ढूंढा करता। धीरे धीरे ऐसे ही भटकते भटकते हुए कानपुर के रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो वो डस्टबिन के पास जाकर उसमें से खाना ढूंढने की कोशिश करता है और उस डस्टबिन के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें थी उनको खोलकर उनके अंदर बसी हुई कोल्ड ड्रिंक को पीने की कोशिश करता है। अब जब इस सारी कहानी को जो वो रेलवे का जवान था वो सुनता है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती है, क्योंकि जब
उसने अपनी पूरी कहानी बताई थी तो उसके साथ हुई जाति का आवाज़ पुलिस वालों को भी हो जाता है। तो वो उससे कहता है कि यह बताओ क्या तुम्हें अपने घर का नंबर याद है। तो वो बताता है कि मेरे घर पर मेरा वाला ही फ़ोन था, लेकिन वो फ़ोन उन लोगों ने मुझसे छीन लिया है। अब उसका नंबर भी मेरी माँ नहीं निकलवा सकती क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन उसे अपने चाचा के लड़के का नंबर याद था। तो यह अपने दिमाग पर जोर देता है और जोर देने के बाद वह नंबर उसे याद आ जाता है। अब जो रेलवे पुलिस का वो जवान था वह अपने फ़ोन से उस नंबर को मिलाता है। रात का समय हो गया था। रात के समय जैसे रणबीर सिंह के चाचा के लड़के गौरव के पास उसका फ़ोन जाता है तो वो उससे फ़ोन पर पूछने लगता है कि इस तरह से एक व्यक्ति है, क्या तुम उसे जानते हो। तो यह बताता है कि हाँ साहब, वो मेरा ही भाई है, लेकिन काफ़ी दिनों पहले वो गायब हो गया था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने पुलिस में भी करवाई थी। अब आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो पुलिस वाला उसे बताता है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हमें एक व्यक्ति मिला है और वो अपने आप को रणबीर सिंह बता रहा है। उसके बाद वो पुलिस वाला उसको फ़ोन देता है, रणबीर सिंह से उसकी बात कराता है। बातें करने से उसकी समझ में नहीं आ रहा था तो जो पुलिस वाला होता है वो उसके फ़ोन पर वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल होने के बाद जैसे ही दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं तो उसके चाचा का लड़का उसको लिए से पहचानने की कोशिश करता है। थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद वो पहचान जाता है और पुलिस वालों को बता देता है कि हाँ साहब, यह मेरा भाई रणबीर सिंह ही है। थोड़ी देर तक बातें चलती है और इन बातों के दौरान जो रणबीर सिंह है उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। इधर जो उसका चाचा का लड़का था उसकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं क्योंकि 2 साल बाद यह व्यक्ति वापस लौट आया था, जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा हुआ समझ लिया था। उसके बाद पुलिस वाले उसे लेकर उसके गांव पहुंचते हैं। दूसरे दिन और जैसे ही वो घर जाकर अपनी माँ से मिलता है तो माँ अपने बेटे को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम से अपने गले से लगा लेती है। वह पुलिस वालों के पैरों को पकड़ती है और कहती है कि साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे बेटे को वापस से ले आए। उसके बाद वहाँ के लोकल कुछ कागजी कार्रवाई की जाती है और कागजी कार्रवाई करने के बाद रणबीर सिंह अपने घर में अपनी माँ के साथ दोबारा से रहने लगते हैं। उसने अपना होलिया सुधार लिया था और इस बात की खबर जैसे पूरे गांव में मिलती है तो सभी लोग उससे मिलने के लिए आया करते हैं और उससे पूछा करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था और किस तरह से तुम वहाँ से निकल कर आ गई। उसके बाद वो अपनी कहानी पूरे गांव में सभी को सुनाया करता है और बताया करता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। वो सभी को हिदायत देता है कि किसी भी अनजान गाड़ी में इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। मैंने तो यह सोचा था कि मेरा गांव सामने ही है तो ये लोग मेरा भला क्या कर लेंगे, लेकिन उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी के 2 साल ऐसे बर्बाद कर दिए जिनको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। पुलिस वाले भी उससे जानकारियाँ निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर गए थे, किस तरह की जगह थी, लेकिन रणबीर सिंह को ज़्यादा कुछ याद नहीं है। जो कुछ भी उसे याद था वो उसने पुलिस को बता दिया था और पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि कुछ और लोग भी इसकी तरह ही वहाँ पर बंदी बनाकर रखे हुए हैं, तो क्यों ना हम उन लोगों को सुरा ले। अब पुलिस की कार्रवाई चल रही है, पुलिस वाले इस केस में लगे हुए हैं। रणबीर सिंह अपनी माँ के साथ मिलकर उस घर में हंसी खुशी रहा करता है। वो सभी को अपनी कहानियाँ सुनाया करता और इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख मिलती है जिस कहानी को सभी को बताया करता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी रणबीर की जो 2 साल पहले अपने गांव के पास वाले शहर से अपहरण कर लिया गया था और 2 साल बाद वो इस हालत में लौटा
और पुलिस वालों ने उसको घर तक भेजने की कोशिश में लगा हुआ था। पुलिस वालों ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। आप क्या कहना चाहते हो रणवीर सिंह के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में दर्शाया गया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ हमें नहीं बैठना चाहिए। अगर रणवीर सिंह उस व्यक्ति के साथ नहीं बैठता तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता और उसकी ज़िंदगी के 2 साल इस तरह से बर्बाद नहीं होते। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।